इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया के बेहतरीन मिली नग़मे पाकिस्तान की मोहब्बत में लिखे और गाए गए। जाते जाते एक बात, हालात कुछ भी हो, ये वतन हमारा है, हमें इसे ओन करना है और हम ही इसकी पासबानी कर सकते हैं। कितनी बेवकूफ़ाना बात है कि जो शख्स आपके साथ जिंदगी गुजारेगा, उस शख्स की बुराई आप किसी ऐसे शख्स से कर रहे हो पर उसका आपकी लाइफ में लेना देना नहीं है। तेरा लिबास हूँ मैं और मेरा लिबास है तू। तेरी तस्वीर आधी रह गई है। तर्के ताल्लुकात को एक लम्हा चाहिए, लेकिन तमाम उम्र मुझे सोचना पड़ा। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ नज़ीहा महमूद, समा, कराची। आधी रह गई है। 5 उम्मीदवारों में से कौन बनेगा वजीर आजम, इसका फैसला हो रहा है आज। अब देखते हैं आज के मैदान में कौन सी पार्टी कहां खड़ी है। ब्रेकिंग न्यूज देंगे आपको। सुकून जिस मकसद के लिए काम कर रहा है उसे लफ्जों में बयान करना तो शायद मुमकिन नहीं। फुटपाथों पर रहने वाले ये है प्रक्रिया। मेरे वालिद साहब सियासत में होते थे तो हर वक्त हमें उनके करियर के साथ मूव करना पड़ता था। जितनी सऊबतें बीबी सहती गईं, उतनी ही साबित कदम होती चली गईं। और पाकिस्तान की बका जमहूरियत में है। अपने वालिद और मशहूर फॉरेन डेमोक्रेटिक लीडर्स के साथ गुजारा वक्त और वालिद की सियासी वाबस्तगियों से मुतासिर बेनज़ीर, बिलाशुबा सही मायनों में अपने वालिद की साहबजादी थीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक नहीं है, 2 जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, एक जो यहाँ खड़ा है और दूसरे आप, हर एक आप में से। जो भी डिक्टेटर आए, अयूब आए, जिया आए, याया आए, मुशर्रफ आए, महंगाई महंगाई महंगाई। 8 साल बाद बेनज़ीर के जानिसारों ने 18 अक्टूबर 2007 को उम्मीद की किरण देखी और उनकी कायद वतन लौट आईं। बीबी की आंखें भी उनके जज्बात की अक्कास थीं। I dreamt of this day for so many months. I counted the hours, I counted the minutes and the seconds just to see this land, to see the grass, to see the sky. I feel so emotionally overwhelmed. बीबी हार मानने वालों में से कहाँ थीं? इंशाल्लाह आपके वोटों के साथ आएगी, हम आपको आपका बुनियादी हक देंगे। ये 27 दिसंबर 2007 की वो खौफनाक शाम थी जब चंद लम्हों ने पूरी काया ही पलट दी। बीबी रावलपिंडी के लियाकत बाग में लातादाद अवाम और कारकुनान से खिताब के बाद अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठीं, लेकिन अवाम का जोश व खरोश देखकर ना रह सकें और गाड़ी के सनरूफ से बाहर देखते हुए
अपनी दिल आवेज खालिस मुस्कुराहट के साथ हाथ हिला हिला कर अपने चाहने वालों की पसीराई कर रही थीं कि यकायक सानेहा हो गया। एक सफ़ाक गोली ने जिंदा दिल बेनज़ीर को अपने करोड़ों चाहने वालों से जुदा कर दिया। उन्होंने कंफर्म किया है, मोहतरमा शहीद कर दीजिए। मोहतरमा जां बहक, ये 3 अल्फाज जिसका जितनी बार जिक्र होगा सदमा ताज़ा हो जाएगा। मोहतरमा जो यहाँ से गई थी वतन छोड़ के, वो मोहतरमा वो नहीं है जो वापस आई है। मैंने महसूस किया कि वो अब लोगों के दिलों की वो बात सुन रही है। औरत की नज़र से मैं कहूँ कि मैंने उनको औरत की नज़र से देखा तो वो पहले से मुझे खूबसूरत नज़र आने लगी थी। मालूम नहीं, उनके चेहरे पे सजावट के बगैर एक सजावट थी। मैं बेटी हूँ जुल्फ़िकार की, नाम है मेरा बेनज़ीर। मर के मैं हो गई अमर, यही थी तकदीर मेरी। ना रोको अपने आंसू तुम, ना रोको अपनी सिसकियाँ मेरे भाइयों। सुनो जरा, करो नम वतन का दामन जरा। हाय ज़ालिमों, क्यों मारा मुझे? यही है हर एक का सवाल। मैं बेटी हूँ जुल्फ़िकार की, नाम है मेरा बेनज़ीर। दारुस्सूकून की बुनियाद 17 फरवरी 1969 में हॉलैंड से ताल्लुक़ रखने वाली सिस्टर गर्ट्रूड लेमेंस ने रखी, जो 1939 में अपने भाई जो पाकिस्तान में बिशप थे उनसे मिलने की गर्ज से आई थी। To visit the slums, the Kachi Abadis, and there she came across these children. Children were tied with chain outside their house. Other children were throwing stones at them. And not only in one place, many places she saw this. Even on the street she saw these children. So then it was her desire that she should open a home and give these children a homely atmosphere. Engaged, about to get married. I don't know, suddenly she made up her mind that she would like to become a nun in Pakistan. But she was very strong in her faith and in what she wanted, that she didn't turn back. पाकिस्तान में क़याम के 30 साल बाद इनकी खिदमत देखते हुए उस वक्त के बिशप ने इन्हें ये खूबसूरत घर अतिये में दिया। 27 अक्टूबर 2000 में 86 बरस की उम्र में इस दुनिया से चल बसी। इसमें शक नहीं कि सिस्टर गर्ट्रूड जैसे इंसान सदियों में पैदा होते हैं। बंदे के दिल में क्या है, अल्लाह जानता है।
हमारा जो यहाँ आने का जो मकसद है इन बच्चों के साथ एक खुशी बांटना है, लेकिन जब हम इनके साथ मिलते हैं इनसे हम काफ़ी कुछ सीखते भी हैं। कभी कभार ये भी एहसास होता है कि ये भी एक ज़िंदगी रखते हैं। ये बच्चा ही चलता नहीं कि अगर हम इसकी फिजियोथेरेपी नहीं करेंगे तो ये बेड पे आ जाएगा। सबसे पहली चीज़ है कि आप इनसे दोस्ती करो। जब तक आप इनसे दोस्ती नहीं करोगे या आपकी दोस्त नहीं बनेंगे आपको कुछ नहीं करके देंगे। मैं कहती हूँ पैसा देना आसान है, टाइम देना मुश्किल है और इनको टाइम चाहिए। लाहौर 8 किलोमीटर 25 मीटर 4 मीटर 50 मीटर 4 मीटर 8 kilometers. Lahore is very nice, very cool. And it actually 28 February 2006. The motorcycle. I went to try motorcycle. They car the bus push me. My hand broke. Now I have one hand. It's come. And what is saying? हमें यहाँ आकर ख्याल आया गोया जिंदगी झूम रही हो और बेख्तियार आपका जी भी झूम उठने को चाहे। दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह, फिर चाहे दीवाना कर दे या अल्लाह। जिंदगी की आम खुशियों और घर वालों के प्यार से महरूम होकर ये लोग जिंदा भी हैं और खुश भी रहते हैं और शायद खुदा की ज़ात से ज़्यादा करीब भी। आम इंसानों के दुखों के बरक्स इनकी नासमझी के दुख में ही इनका सुख छुपा है। And I can safely say that they are nothing but God's brigade. As you see, we got a school upstairs and I am helping the teachers in teaching the children. And we are teaching coloring, drawing, painting, craft. My best friend here is Josephine, whom I play Ludo with. Well, Darul Sukoon is more than a home to me. पेंटिंग करता हूँ। पेंटिंग बचपन से शौक़ था मेरे को। मैं वाटर कलर करता था। फ़िलहाल तो मैं पेस्टल कर रहा हूँ। पेस्टल सबसे इजी है। मेट्रिक तो किया है प्राइवेट में। असल में बचपन में कंडीशन ऐसी थी कि स्कूल वाले एक्सेप्ट नहीं करते थे। I have a posh life. I have AC in my room. I have a fridge. I have TV. I have everything, and I'm happy. I lay on my bed. I can back my body for dead. माजा लगा आज बवान विचर गया मन डिद्दी जवान। If you live with them and when you think that they are better than you and I. मैं अक्सर फील करता हूँ कि मैं लकी हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ। मुझे रोज़ाना ज़िंदगी का एहसास होता है। जो बाहर के लोग हैं वो कभी कभार आके इन बच्चों को देख के डर जाते हैं। उनको लगता है कि यार सारा दिन इसके साथ बैठ के ये बातें करने से हो सकता है बंदा खुद भी ऐसा सोचना शुरू कर दे। ऐसा नहीं होता। आप और स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। आपको खुद ही अच्छे और बुरे की पहचान होती जाती है। दारुल सुकून सिस्टर गर्ट्रूड का ख्वाब था, लेकिन सिर्फ 6 नन्स की टीम ने इसे अपने बेगर्ज प्यार और मोहब्बत से एक रोशन हकीकत में बदल दिया। इन बच्चों से मिलकर हमें यूं लगा कि जैसे फरिश्ते रूप बदलकर ज़मीं पर आ गए हों।
अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दिलो दिमाग में खुश आमदीद। मैं हूं नज़ीहा महमूद और मेरे साथ मौजूद हैं मिसेस शाहीना अलवी, who is the CEO at Reed Institute, which stands for Remedial for Education and Assessment of Dyslexics. How would you define it? डिस्लेक्सिया जो है वो इसका ताल्लुक आपको ये पता है कि ज़बान से है। जिन लोगों को पढ़ने में, लिखने में और हिज्जे करने में मुश्किल होती है उनको डिस्लेक्सिक्स हम कहते हैं। अंग्रेजी में हम कहें तो कहें लर्निंग डिफिकल्टी। डिस्लेक्सिया जो है वो पुरानी चीज़ नहीं है, 40-45 या 50 साल पुरानी। तो कहाँ से इसकी आइडेंटिफिकेशन शुरू हुई? इसकी आइडेंटिफिकेशन एक्चुअली शुरू हुई क्योंकि इसका दिमाग से ताल्लुक़ है। एक न्यूरोलॉजिस्ट ने इसकी दरियाफ्त की इस तरह के उसके पास कोई पेशेंट आया जिसके के स्ट्रोक हुआ था और वो स्ट्रोक हुआ था लेफ़्ट साइड ऑफ द ब्रेन। और लेफ़्ट साइड ऑफ द ब्रेन में इसका नाम था पॉल ब्रोका, और जिससे ब्रेन का एक एरिया जिसको ब्रोकाज एरिया हम कहते हैं, लेटर्स को साउंड में कन्वर्ट करता है वो एरिया ब्रेन का। और ये पता चल गया कि जो लैंग्वेज एरिया है ब्रेन की वो लेफ़्ट साइड ऑफ द ब्रेन में है। बहुत से बच्चों की परफॉर्मेंस IQ बहुत हाई होती है और वर्बल IQ लो होती है, किसी की वर्बल IQ हाई होती है, परफॉर्मेंस लो होती है। मगर ये कहना ज़रूरी है IQ आइसोलेशन में कोई चीज़ नहीं है। 3 जुलाई सन 1962 में पैदा होने वाले अमेरिकन एक्टर प्रोड्यूसर टॉम क्रूज अपनी लाइंस याद करने में मुश्किलात का शिकार रहे और टेप रिकॉर्डर का सहारा लिया, लेकिन फिर भी उन्हें 3 अकादमी अवार्ड्स के लिए नामजद किया गया, जबकि 3 गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स भी हासिल किए। मशहूर बरतानवी सियासतदान और तारीखी कलमदान विंस्टन चर्चिल 30 नवंबर सन 1864 में पैदा हुए। शुरू से ही विंस्टन को अकादमिक प्रॉब्लम्स रहीं और 8वीं जमात में नाकामी के बाद उन्हें हिसाब और स्कूल दोनों से चिढ़ हो गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी जबरदस्त लीडरशिप क्वालिटी का इस्तेमाल करते हुए दूसरी जंग अजीम में भरपूर किरदार अदा किया। अमेरिका के मशहूर जर्मन फिजिसिस्ट और जीनियस का मुतरादिफ समझे जाने वाले एल्बर्ट आइंस्टाइन 14 मार्च 1889 में पैदा हुए। वो 4 बरस की उम्र तक बोलने से कासिर रहे, जबकि 9 साल तक रीडिंग भी नहीं कर सकते थे। कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में नाकामी के बावजूद आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में महारत हासिल की और एटमी तवानाई की तरक्की में मददगार साबित हुए। आइंस्टाइन को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द सेंचुरी करार दिया। 15 सितंबर 1890 में पैदा होने वाली अगाथा क्रिस्टी मशहूर नॉवल निगार डिस्ग्राफिया नामी लर्निंग डिसेबिलिटी से दोचार थीं, जिसकी वजह से वो रिटन वर्क समझने से भी कासिर थीं। इस चैलेंज का सामना करते हुए उनका तमाम मटेरियल टाइपिस्ट को डिक्टेट करना पड़ता था। अगाथा क्रिस्टी को विलियम शेक्सपियर से कम नहीं समझा जाता था। इसके अलावा उनके मशहूर फीचर्स को देखते हुए उन्हें क्वीन ऑफ क्राइम का भी खिताब दिया गया। 5 दिसंबर 1901 में पैदा होने वाले वॉल्टर एलियास डिज्नी उर्फ वॉल्ट डिज्नी को बचपन में स्लो चाइल्ड से लेबल किया जाता था और लैक ऑफ क्रिएटिविटी की बदौलत नौकरी से भी निकाल दिया गया। 20वीं सदी के मशहूर अमेरिकन डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एनिमेटर, एंटरप्रेन्योर और स्क्रीन राइटर बने। वॉल्ट डिज्नी प्रोडक्शंस के को-फाउंडर को इनफरादी तौर पर सबसे ज्यादा अवार्ड्स हासिल हुए। उनका वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड ड्रीम प्रोजेक्ट उनके इंतकाल के कुछ ही दिनों बाद ऑरलैंडो, फ्लोरिडा में अमल में आया। लाइट बल्ब के मशहूर अमेरिकन इन्वेंटर थॉमस एडिसन 11 फरवरी 1847 में पैदा हुए। एडिसन को उनकी लर्निंग डिसेबिलिटी के नतीजे में उनके उस्ताद ने जहनी मरीज करार दे दिया था, जिसकी वजह से एडिसन की वालदा ने उन्हें स्कूल से निकालकर खुद तालीम दिलवाई। माँ का खुलूस और एडिसन की लगन ने उन्हें इस दुनिया में एक खास मकाम दिलाया। ये थे दुनिया के चंद मशहूर डिस्लेक्सिक्स जिनकी मिसाल इसी दुनिया से मिलती है। इसीलिए कोई भी बच्चा अपनी लर्निंग डिफिकल्टी से निबर्द आजमा हो सकता है। जरूरत इस बात की है कि उन्हें अपने वालिदैन, उस्ताद और फैमिली की मॉरल सपोर्ट हासिल रहे ताकि वो अपनी खुसूसियात को आम कर सकें। नज़ीहा महमूद, समा। कई दफ़ा इट्स बट नेचुरल कि आपके स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो जाता है। मतलब कॉन्स्टेंटली अगर एक आप हाइपर एक्टिविटी के साथ डील कर रहे हैं एज पेरेंट ऑल्सो, तो वो पेरेंट के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वो अपना स्ट्रेस लेवल कम कर सकें टू डील बेटर विद द चाइल्ड इंस्टेड ऑफ जस्ट स्नैपिंग आउट इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि मैं आई वुड गिव माई हैट्स ऑफ टू ऑल पेरेंट्स जिनके ADHD बच्चे हैं, क्योंकि इट्स नॉट ईजी टू मैनेज देम। हम लोग 1 घंटे के लिए मैनेज करते हैं, डिफिकल्ट होता है, उनको तो पूरा दिन उनको संभालना पड़ता है। आई वुड जस्ट से कि पिक योर बैटल्स विद द चाइल्ड। अगर आप समझते हैं इस बच्चे में 5 problems that you have to deal with them, don't pick on every little thing the child does. We are here to talk to a working mother who is dealing with this problem of ADHD in her children, and you can see what a source of inspiration this could be for you. What is it like being a parent of a child with ADHD? It's a very difficult life. बहुत मुश्किल ज़िंदगी है। ऐसे बच्चों को पालना पोसना मुश्किल होता है, उसके ऊपर से अगर बच्चे को प्रॉब्लम हो या कोई भी हल्का सा भी प्रॉब्लम हो तो it's a doubly difficult job.
and you can usually tell a child is ADHD by the time they're a year old, or even less sometimes. And I felt I started noticing it with my daughter very young. Another issue like deafness or blindness, these are obvious difficulties, but ADHD is something that doesn't have a face. There are many obstacles in Pakistan. यहाँ पे एक तो डॉक्टर ऐसे इतने अच्छे क्वालिफाइड नहीं मिलते हैं तो मुश्किल से मिलते हैं. यू नो, हाउ डू यू नो कि कोई डॉक्टर आपके बच्चे को सिर्फ लेबल कर रहा है इसलिए कि उसको दवा दे करके वो उसको घर भेज दें, या उसको इतना इंटरेस्ट है बच्चे में कि वो दे वांट टू सॉल्व द चाइल्ड्स प्रॉब्लम. आई हैड अ बैड एक्सपीरियंस विद अ डॉक्टर. दे वर वेरी क्विक टू लेबल माई चाइल्ड विद अदर थिंग्स बिसाइड ADHD, और जो प्रॉब्लम्स जो अकर हो रहे थे वो ज़्यादा ADD की वजह से थे और दूसरी चीज़ों की वजह से नहीं थे. एक डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपके बच्चे को ऑटिज़म है, विच इज़ अ वेरी सीरियस इशू. आई वाज कंप्लीटली ट्रॉमेटाइज्ड. तो उसकी वजह से देन आई टुक माई चाइल्ड टू अमेरिका. आई हैड द चाइल्ड असेस्ड एंड टेस्टेड, एंड द साइकोलॉजिस्ट, हु वाज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड साइकोलॉजिस्ट, टोल्ड मी immediately that I can look at this child and tell you that this child is not autistic. Be proud of your children, no matter if they have this condition. अस्सलाम वालेकुम. सेहत के सफ़र में खुश आमदीद. हर औरत की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब खुशी और डर दोनों के मिले जुले तासुरात होते हैं, और ये वो वक्त होता है जब औरत माँ बनती है. प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है. गुजारिश है, बिल्कुल. लोग डर के मारे एक गोली या आधी गोली खाते हैं. अगर बुखार है तो 2 गोली का डोज है वो खा ले, नो प्रॉब्लम. पैनाडोल जैसी चीज़, लोग बेचारे सर में दर्द लेके बैठे रहेंगे, दे विल नॉट टेक पैनाडोल. इट इज़ सेफ इन प्रेगनेंसी. कौन से विटामिन ज़रूरी हैं थ्रू आउट प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग 3rd ट्राइमेस्टर? ये वो टाइम है जब फॉलिक एसिड बहुत फ्रीक्वेंटली प्रिस्क्राइब किया जाता है और करना भी चाहिए. इसके लेने से मदर का नहीं, बेबी के ऊपर, जो होने वाला बच्चा होता है उसके ऊपर फ़ायदा होता है कि उसकी अगर खुदा न खास्ता एबनॉर्मलिटीज़ के चांसेस जो होते हैं वो कम होते हैं. आज हम मौजूद हैं डॉक्टर शिफा नईम के घर पर, जिनसे हम बात करेंगे अबाउट पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर. डॉक्टर शिफा नईम इज़ अ साइकियाट्रिस्ट. नाज़रीन, पैरानोया इज़ बेसिकली अबाउट मिसट्रस्ट, सस्पिशियसनेस, और वो मुख्तलिफ़ किस्म के डर जो साल साल हर इंसान के साथ रहते हैं, किस तरह ये आप पर हावी हो जाते हैं और इनसे छुटकारा क्यों कर मुमकिन है. अगर आप कहें कि भी हमें कभी एंग्जाइटी नहीं होती या एंग्जाइटी होना एक डिसऑर्डर है, हर चीज़ डिसऑर्डर नहीं है. मेरा ख्याल है हम लोगों ने ओवर द ईयर्स बहुत ज़्यादा पैथोलॉजाइज करने लगे हैं हर चीज़ को. एक अरे पे कंटिन्यू लेना कि एक तरफ नॉर्मल है और फिर इधर एबनॉर्मल है, तो नॉर्मलसी की बहुत बड़ी रेंज है. मोस्ट थिंग्स आर नॉर्मल. आई मीन बीच में एंक्शियस हो जाना, फियर्स होना एक नॉर्मल चीज़ भी है. लेकिन जहाँ वो इतना ज़्यादा कोई चीज़ बढ़ जाए कि हमारी फंक्शनिंग को अफेक्ट कर रही हो, हमारे रिलेशनशिप्स को अफेक्ट कर रही हो, वहाँ फिर वो डिसऑर्डर बनता है. ये बिलीव्स जो उनके होते हैं, स्ट्रॉन्ग बिलीव्स, जो जितने भी बिलीव्स होते हैं या जो डर होते हैं, सस्पिशियसनेस आप सस्पिशियसनेस कहेंगे, नॉट ट्रस्टिंग. यस, ये उसका की फैक्टर है. ये हमेशा अनट्रू होता है? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है. ये तो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट कहा. ये तो बल्कि देखा गया है कि देखिए ब्लैक एंड वाइट सिचुएशंस तो नहीं होती. फॉर एग्जांपल, अगर एक कोई फैमिली है और उसमें उनके साथ कोई एक फैमिली मेम्बर के साथ कोई की फीलिंग है कि मुझे बाकी लोग उस तरह इंपॉर्टेंस नहीं देते या समहाउ मुझे यूज़ करना चाह रहे हैं, इट्स नॉट नेसेसरीली कि 100% फॉल्स हो. डर से डरने के बजाय उसका सामना करने में ही बहादुरी है. एक बहुत अहम मसला छोटे बच्चों का है. वी हैव विद अस टुडे डॉक्टर जमील अख्तर, हु इज़ कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन, सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल, न्यू कराची, और आप जॉइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन भी हैं. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो. थैंक यू. दूसरी जानिब तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर इक़्तिदार अहमद खान, हु इज़ चेयरमैन ऑफ पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट AKU एंड प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड चाइल्ड हेल्थ, और ये स्पेशलिस्ट हैं न्यूबॉर्न्स और किडनी डिसऑर्डर्स ऑफ चिल्ड्रन केयर. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो. मुझे ये लगता है कि छोटे बेबीज़ जो हैं वो इतना टाइम नहीं देते आपको कि आप उसको कोप अप उसकी डिजीज़ से खुद घर पर रहकर कर सकें. किस हद तक दुरुस्त है कि बच्चा जब पैदा होता है तब उससे लेकर पहली सालगिरह तक ही वो वक्त होता है जब उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है? जब बच्चा पैदा होता है और वो माँ की गोद में होता है तो पहली गुफ्तगू जो बच्चे की और माँ की होती है वो कम्युनिकेशन थ्रू टच होती है. एहसास जो लम्स है
उसके ज़रिए उससे वो गुफ्तगू होती है। सो वो जो माँ की गोद में होता है तो जो सिक्योरिटी का एहसास उसके अंदर है ना, वो उसकी ज़ात का एक हिस्सा बनता है। फिर जब वो बच्चा माँ के दूध पीता है तो इससे माँ और बच्चे के दरमियान एक बॉन्डिंग होती है, विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। ऑलमोस्ट 60% ब्रेन की जो ग्रोथ है वो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में हो जाती है। सुना यह गया है कि 25% से ज़ायद जो है हमारे यहाँ वो एवरेज वेट से नीचे बच्चे पैदा होते हैं, तो उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस तरह से मुतासर होती है? हमारे पास जो लो बर्थ वेट की आप बात कर रही हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का वेट दिया गया है 2.5 किलो। 2.5 किलो से बच्चे जो कम पैदा होते हैं उनको कहलाया जाता है लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट पाकिस्तान में जो सारी पैदाइश होती है बच्चों की, उसमें से 25% लो बर्थ वेट होते हैं। उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी जो यंग माएँ हैं उनकी ग़िज़ा सही नहीं होती। हमारे लो बर्थ वेट अगर पैदाइश के बाद भी उनको सही मौके मिले, सही खुराक मिले, उनमें कैचअप ग्रोथ होती है, उनकी बाकी बच्चों से भी ज़्यादा तेज़ ग्रोथ होती है। बड़े कॉमन से प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों के जो अपेरेंटली हमें नज़र भी आते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया और कोलिक पेन्स हो गए वगैरह वगैरह। आप किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें हैं तो बड़ी आम, लेकिन कई दफ़े ये देखा गया है कि माएँ इसे हैंडल नहीं कर पाती हैं सही तरह। बहुत अहम और बहुत सवाल आपका वो है जो हम लोगों को जो है वो काफ़ी छेड़ने वाला सवाल है, क्योंकि होता ये है कि हमारे पास तो माँ ला कर रख देती है, डॉक्टर साहब रो रहा है, अब आप देखेंगे क्यों रो रहा है, और इसके पीछे उनकी अपनी एक मेंटालिटी काम कर रही होती है कि डॉक्टर साहब किसी कान में दर्द हो रहा है। भाई आपको बच्चे ने तो नहीं बताया ना कि कान में दर्द हो रहा है, नहीं इसके कान में दर्द है, मैंने इसमें ये किया और मैंने वो किया। देखिए बच्चा, पहली बात जो माँ बनी है उसको ये पता होना चाहिए कि पहले डॉक्टर के पास बैठें और उससे ये डिस्कस करें कि एक नॉर्मल बच्चा कैसे बिहेव करता है। अचानक बच्चा बहुत जोर से रोता है, एक कोलिक्स का फिनोमेना है, उसमें आपको कहना कुछ नहीं है, बहलाना पड़ेगा। नींद की दवा से एतराज़ करें, नींद की दवा देके ना सुलाएं, क्योंकि अगर आपने नींद की दवा देके बच्चे को सुलाया तो उसकी स्कूलिंग में अच्छी नहीं होगी, वो कभी शार्प स्टूडेंट नहीं साबित हो। और अगर बच्चा 2-3 दिन अगर पॉटी नहीं भी करता तो वो भी नॉर्मल है। ये नहीं कि अगर एक दिन पॉटी नहीं की तो कब्ज़ हो गई तो आप उसे सपोजिटरीज देनी शुरू कर दें, दवाइयाँ देनी शुरू कर दें। उन दवाइयों का मुज़र असर होता है। बेहतर ये होता है कि आप बगैर डॉक्टर के मशवरे के बच्चे को कोई दवाइयाँ मत। 6 महीने के बाद खाली दूध काफ़ी नहीं है, बच्चे को और ग़िज़ा भी चाहिए। फोर्सफुल फीड भी कराते हैं माएँ, मतलब ज़बरदस्ती खाना खिलाना, पीछे पीछे दौड़ना। हमारे यहाँ मैं अक्सर वो बच्चा कहता हूँ कि ग़िज़ा बिल जबर नहीं होनी चाहिए, वो उल्टी कर देगा बच्चा। थोड़ी सी माओ की साइकी थोड़ी सी है कि 20-22 साल की प्रैक्टिस में मुझे आज तक कोई माँ बाप नहीं मिले जिनको लगता हो कि उसका बच्चा की सेहत सही है या उनका बच्चा सही खाता है। जो ओवरवेट बच्चा है ना, उसकी अम्मा को भी यही शिकायत होती है और सब खाता ही कुछ नहीं है। और इस तफसियात के तौर पे मसला ये होता है कि वो फोर्सफुल ग़िज़ा होती है, जी पकड़ के पटक करके खिला रहे होते हैं, उसकी वजह से बच्चा थ्रोइंग करता है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि 6 महीने तक तो दूध की ज़रूरत है, उसके बाद ग़िज़ा चाहिए। लेकिन 6 महीने के बाद जब आप ग़िज़ा इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो आपको दूध के वक्फे को बढ़ाना पड़ेगा। एग्जाम्पल 3 औंस का मैदा है तो 3 औंस आपने हर 2 घंटे के बाद उसमें 3 औंस दूध डाल दिया। अब अगर आप उसको कुछ खिलाएंगे तो नहीं खाएगा। स्पेशली यंग मदर्स, वर्किंग मदर्स, और बच्चा जैसे चिढ़ सा जाता है माँ से। अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में से इसकी एक मिसाल देता हूँ, एक बच्चे की और उसकी नानी की। आम तौर पे देखा जाता है कि बच्चे जब वो उनको खुराक दी जाती है, एक माँ है वो थोड़ा सा तैयार करके लेकर आती है, कोई दलिया, कोई दही, कोई चीज़, और वो बच्चे को आराम से बड़े मज़े से बैठ के खिला रही है। बच्चा भी बड़े शौक से 2-4 चमचे खा लेता है, उसके बाद वो खाना छोड़ देता है, उसका दिल नहीं कर रहा और नहीं खा रहा। फिर माँ की कोशिश ये होती है कि ये जो आधा प्याला रह गया इसको मैंने ख़त्म करना है। वो फिर जोरी उसके मुंह में डालती है, जब वो जोरी उसके मुंह में डालती है वो उल्टी कर देती है। फिर माँ उसको ले जाती है डॉक्टर के पास और डॉक्टर जाके उसको उल्टी की दवाइयाँ दे देते हैं। क्योंकि डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूछे कि उल्टी कैसे आई थी, क्यों आई थी, तो नाजायज़ दवाइयाँ मिल रही है, नाजायज़ जोरी खाना खिलाया जा। एक छोटा सा बच्चा था, वो 1 साल का था और उसकी नानी उसको बैठ के दही खिलाती थी और दही ज़बरदस्ती खिलाती थी। जब उसका पेट भर जाता था फिर भी खिला रही होती थी कि उसने वो जो प्याला ख़त्म करना होता था। तो उससे उसका नेट रिज़ल्ट ये हो गया, जब वो कमरे के अंदर नानी दही का प्याला लेके एंटर होती थी, वो बच्चा नानी को देख के कहता था दही 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 दही। यानी उसका मतलब ये है कि उसको खाने से भी नफ़रत हो जाएगी और नानी से या माँ से भी नफ़रत हो जाएगी। खाना तो इतना प्लेजेंट एटमॉस्फेयर होना चाहिए कि बच्चा, उसकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जो ही बच्चा देखे कि खाना आया, बच्चे को हाँ मज़े से सामने खाने के साथ आ जाना चाहिए। जहाँ तक वो दूसरी आपने बात की है पॉटी ट्रेनिंग का, माएँ बड़ी सख्ती करती हैं, ख़ास तौर पे वो माएँ जिन्हें जॉब्स पे जाना होता है, बच्चे को बिठा के जल्दी करो, अभी करो, ये करो। उसका नेट रिज़ल्ट क्या होता है, वो बच्चा इतने स्ट्रेस में होता है। बच्चों को बड़ी एंजाइटी होती है, बच्चों में ये दीवारों के साथ सर मारना, नाखन खाना,
गुस्से में आना, थतलाना शुरू कर देना, ये सब बच्चों के एंजाइटी के सिम्टम्स हैं, बच्चों की परेशानियां हैं कि वो जो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इसी तरह एक छोटा बच्चा जो होता है वो हमारे पास आता है और वो जब माँ उसको सख्ती से बिठाती है पॉटी पे और जोर लगा रही होती है पॉटी ट्रेन करने के लिए, तो वो कुछ भी नहीं करता। जब माँ इधर उधर हो जाती है वो चुप करके सुकून से अपनी एक सुकून वाली जगह ढूंढता है और फिर फारग हो जाता है। एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि माँ बाप कभी ये ना सोचें वो मेरी बहन का बेटा जो है वो 10 महीने पे चला था तो मेरा भी 10 महीने पे चलेगा, ठीक है, कंपैरिजन ना करें। चूँकि ये जो होते हैं ना इनमें नॉर्मल डेवलपमेंट की बहुत वेरिएबिलिटी होती है। हमारी किताबें कहती हैं 13 महीने पे आपको चलना चाहिए, अब सारे बच्चे किताबों के लिहाज से नहीं चलते। तो एक शायर ने कहा था कि तशकीक की दुनिया में तयक्कुन का निशा है, तशकीक की दुनिया में तयक्कुन का निशा है, यारब तेरे होने की दलालत मेरी माँ है। तो माँओं को अपना रोल अदा करना पड़ेगा। बहुत अच्छे। ऑन दैट हैप्पी नोट वंस अगेन थैंक यू वेरी मच डॉक्टर इक़्तिदार, डॉक्टर जमील, आपकी तशरीफ आवरी का। इतनी मुफीद मालूमात आज हमने डिस्कस की हैं एंड वीड लाइक टू जस्ट कैरी इट फॉरवर्ड। आज का मौजू है हमारा इनफर्टिलिटी, गो के खुसूसन उन ख़वातीन के लिए जो इस मसले से दो चार हैं। ये एक हसास मौजू है पर आई बिलीव कि इट्स गुड टू फेस द रियलिटी। जितने हक़ाइक़ आपके सामने होंगे उतना ही सही डायरेक्शन में आपका इलाज मुमकिन हो सकता है और इस मसले से निजात भी मुमकिन है। उसके बाद 4 साल जब हमारी शादी को हो गए फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिला हमें, फिर हम लोग ने छोड़ दिया। फ्रस्ट्रेशन का पहले शिकार थी, अब ये नहीं है, सब बहुत ज़्यादा खुशहाल लाइफ है। इनफर्टिलिटी की बात हो रही है, क्या टर्म है ये, आप किस तरह इसको डिस्क्राइब करेंगे एंड व्हाट इज सब फर्टिलिटी? देखिए, सबसे पहले तो इनफर्टिलिटी का टर्मिनोलॉजी ही ठीक नहीं है। कोई भी कपल इनफर्टाइल नहीं होता, सब फर्टाइल होता है। हमारे पास ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है कि हम किसी को बांझपन से लेबल कर दें। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और कुछ मियाँ में होते हैं और कुछ बीवी में। ज़्यादातर देखा जाता है कि 35% अगर मेल हजरात में होते हैं तो तकरीबन उतने ही 35% वुमेन यानी औरतों में भी होते हैं। और कुछ दूसरी वजूहात होती हैं, क्योंकि औरतों का निज़ाम ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है इसलिए वो ज़्यादा उन पे बर्डन होता है। या तो ऐसे अलामात हों जिसकी वजह से वो मियाँ बीवी परेशान हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि मेंसेस में प्रॉब्लम हो पहले शुरू से ही, या उनमें कोई और मसले मसाइल हों, फैमिली हिस्ट्री हो, या ऐसी अद्वियात या ऐसी बीमारियां हों जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और उनकी मेडिकेशन इस्तेमाल कर रहे हों, तो उन्हें जल्दी दिखाना चाहिए किसी स्पेशलिस्ट को। हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट? बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका और ये मैसेज इस प्रोग्राम के थ्रू जाना चाहिए कि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि हर डॉक्टर जो है वो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट कर सकता है। होता ये है कि हर कपल जो है जहाँ भी उसको मौका मिलता है हर डॉक्टर के पास जाता है, आम डॉक्टर के पास भी जो जनरल फिजिशियन होता है वो भी इनफर्टिलिटी ट्रीट कर लेता है। लेकिन मसला ये होता है कि जो अद्वियात वो देते हैं वो एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के तहत नहीं देते, जिसकी वजह से बजाय फ़ायदा होने के नुकसान हो जाता है। तो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट वो लोग होते हैं जो जिनका मेन इंटरेस्ट जो है वो औरत और मर्द दोनों को डील करना होता है और वो इसी काम से मुंसलिक होते हैं। जब आप एक चीज़ से मुंसलिक होते हैं और मुसलसल वो काम किए जाते हैं तो आपका इंटरेस्ट और आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है और आपकी ट्रेनिंग उस लिहाज से होती है। तो हर गायनेकोलॉजिस्ट इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट नहीं है, हर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट नहीं है और हर जनरल प्रैक्टिशनर भी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट नहीं है। पहले ज़माने में ऐसे कोई इतने ज़्यादा मसले सामने नहीं आते थे, अब सुनने में काफ़ी आता है। पहले देखिए बहुत सारी वजूहात थी जो अब नुमायाँ हो रही हैं। आजकल मोटापा, ओबेसिटी, स्ट्रेस फैक्टर्स, एनवायरमेंटल जहरीली चीज़ें जो कि हम पेस्टिसाइड्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करते हैं इन वेज जिनमें हमको पता भी नहीं चलता कि किस तरह हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और या हम एक्सपोज भी हुए हैं उनके सामने। क्या ये सिर्फ ख़वातीन का मसला है? सर्टनली नॉट। ताली दो हाथ से बचती है। अब अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी जो है उसमें से 15 या 30% है जिसमें ना हस्बैंड में ना वाइफ में कोई ऐसी वजह मिलती है जिसकी वजह से हमल ना ठहरा हो। अगर इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी की अद्वियात इस्तेमाल की जाएं और बहुत लंबे अरसे तक इस्तेमाल की जाएं, 12 महीने से भी ऊपर, जिससे मुसलसल ओवरीज को स्टिमुलेट किया जाता है, तो कहा जाता है और कुछ रिसर्च है जो इस तरफ पॉइंट करती है कि उससे पेशेंट के साइड रिस्क्स जो होते हैं कैंसर की तरफ, पर्टिकुलरली ओवेरियन कैंसर के, वो मुतासर होते हैं। तो ये अद्वियात बहुत एहतियात से इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। इनकी लॉन्ग टर्म टेस्ट्स करने पड़ते हैं देखने के लिए कि पेशेंट को हार्म ना हो इन द फर्स्ट, के बच्चे के हुसूल के लिए इतना ज़्यादा ओवरडू ना किया जाए। मर्दों में व्हाट आर द पोटेंशियल कॉजेज़ जो इनफर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं या पैदा कर सकते हैं? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन।
देयर आर न्यूमरस कॉजेज़। कुछ तो देखिए बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन अफेक्ट हो सकता है। उसके अलावा और भी वजूहात होते हैं, दवाइयाँ होती हैं, लाइफस्टाइल फैक्टर्स होते हैं, मोटापा होता है, ट्रॉमा या इंजरीज़ या सर्जिकल प्रोसीजर्स जो कि मुतासर कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स जो कि मर्दों में हो सकते हैं। क्या डॉक्टर शारमीन स्ट्रेस फैक्टर कितना इन्वॉल्व है इसमें औरतों के लिए, खुसूसन कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाते? देखिए स्ट्रेस फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इन द सेंस कि आपका ओव्यूलेशन डिले करता है। हमारे यहाँ ट्रेंड देखें कि हमारे यहाँ एक तो काम वालियाँ होती हैं लोगों के घरों में, और फिज़िकल एक्टिविटी भी नहीं है, मतलब कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस नहीं है। लोग वॉक के लिए, अब तो ट्रेंड बढ़ रहा है, लेकिन आप देखें कि वो मिडिल एज वेमेन ही है, यंगर एज ग्रुप में आपको लोग वॉक करते हुए नज़र नहीं आते। तो वो फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी हो जाती है। एंडोमेट्रियोसिस एक कंडीशन है जिसमें जो माहवारी पेशेंट को होती है हर महीने, उसमें थोड़ा ब्लड बाहर आने के साथ अंदर को भी गिरता है, जिसकी वजह से अंदर के आज़ा जैसे ट्यूब्स हो गई या अंडेदानी हो गई, वो आपस में जुड़ जाते हैं, इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। थैंक यू डॉक्टर शारमीन, थैंक यू डॉक्टर रोज़ेला। हमारी लाइव ऑडियंस भी यहाँ बैठी है। क्या 1-2 औलादों के बाद भी ये प्रॉब्लम हो सकती है? 2 बच्चों के बाद भी ये प्रॉब्लम हो सकती है और उसकी बहुत सारी डिफरेंट वजूहात होती हैं। उसका भी इलाज होता है और वो उसको हम अपनी मेडिकल की ज़बान में सेकेंडरी सबफर्टिलिटी कहते हैं, और उसके मैनेजमेंट का तरीका भी थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है प्राइमरी के लिहाज से। आई थिंक वी हैव अनदर क्वेश्चन। मेरा डॉक्टर ने साहिबा से एक सवाल है कि बुनियादी टेस्ट क्या होते हैं? देखिए टेस्ट तो बेशुमार हैं, डिपेंड करता है पेशेंट की हिस्ट्री पर, लेकिन जो बेसिक टेस्ट ज़रूरी हैं वो ये देखना है कि मर्द के स्पर्म्स नॉर्मल है, उसको हम सीमेन एनालिसिस कराते हैं। औरत का अंडा बन रहा है या नहीं, उसमें एक ब्लड टेस्ट होता है FSH से, और एक सीरम प्रोजेस्टेरॉन वैल्यू होती है, और एक सिंपल अल्ट्रासाउंड देखने के लिए कि अंदर में यूट्रस में कोई एब्नॉर्मैलिटीज़ तो नहीं है। आई थिंक वी हैव अनदर क्वेश्चन हियर फ्रॉम दिस जेंटलमैन। मेरा मैम से सवाल है कि बुनियादी तौर पे हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ को प्राइवेसी नहीं मिलती, यू नो व्हाट आई मीन, सो व्हाट शुड दे डू? ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डॉक्टर रोज़ेला। डेफिनेटली जब क्योंकि पाकिस्तान में जॉइंट फैमिली सिस्टम इतनी इम्पोर्टेंस रखता है, ये एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर इस तरह कपल साथ रहना चाह रहे हैं तो उनको प्राइवेसी ज़रूर होनी चाहिए। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इसके लिए पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, वरना दूसरी सूरत में अगर डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं तो ये डॉक्टर और पेशेंट दोनों के लिए काफ़ी डिप्रेसिंग हो जाता है। अंटिल नेक्स्ट टाइम मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। Good morning, everyone. Yes, indeed, the European economy is at last showing signs of recovery. The European crisis is coming to an end, says Mario Draghi, head of the European Central Bank. I'll be back in around 20 minutes. See you then. Hello and welcome. I'm Naziha Mahmood. Fact: did you know that the amazing Sandpan crustacean is one of London's most treasured landmarks? It's become the gateway to Europe for millions of travelers around the world every year. Hello everyone, I'm Naziha Mahmood. जब लंदन आई तो परेशानी ने मुझे घेर लिया और लंदन ने मुझे सिखा दिया कि ज़िंदगी जीने का नाम है। मैं तो इंसान हूँ और इंसानी नाते काम करता हूँ। कोई नाता किसी खून के रिश्ते जैसा, एक इंसान है लेकिन है फरिश्ते जैसा। डॉक्टर अब्दुल सत्तार फुटपाथ पर बैठकर आपसे भीख मांग रहे हैं। तो पैसों की तो मुझे कुछ नहीं है, पैसे लोग देते, मगर मैं थक रहा हूँ। उसका ज़हनी तवाज़ुन मुनासिब नहीं था। फिलहाल मेरा बेटी का बेटा, इसको नहीं भूल सकता। वो बच्चों से बहुत प्यार करती थी, मुझे इनसे प्यार हो गया। साहब एक इंस्टीट्यूशन है, बस उनकी समझ, जो अच्छे लोग होते हैं बुराई उन्हीं की होती है। जो दुनिया में नेकी करी होगी वो तेरे काम आएगी। Oh, Mr. Adi, I just would say शुक्रिया। शुक्रिया साहब, आपने तो कमाल कर दिया। मैं कैसे कहूँ
कि हमारा प्यार तो ईदी साहब की इंसानियत दोस्ती के आगे शर्मिंदा है। मेरे भाई ने मुझे दाखिल किया यहाँ पे। वो फसले गुल के जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। से पाकिस्तान मरकज़े यकीन खुदा करे कि मेरे एक भी हमवतनी के लिए हयात जुर्म न हो, जिंदगी वबाल न हो। मुसीबत में घबराया नहीं करता। पाकिस्तान जिंदाबाद। I don't feel joy anymore. My joy was sharing this life with my son. And when he took his last breath, that breath carried my joy. I had never thought about having an assistance dog. I was struggling a bit with mobility. And plus I have been diagnosed with complex post-traumatic stress disorder. My doctor and my psychologist both said, yes, you qualify for a service dog. They wrote letters, almost like a prescription. That's how the journey began. I just went to look at puppies. Stanley was the first one I saw. I said, what's your name, little pup? And he spread himself out, flat as can be, front paws out, back paws out. It's called splooting when they do that. And they chin down, and he looked up at me and he said, Flat Stanley, nice to meet you. Yeah, we did it! And I went outside, sat on a bench, and cried, and I didn't know why. As I was sitting there, he kept wanting to jump up on my lap. And he jumped up on my lap and he pressed his body into my heart. And I just sat there and I held him and I cried. And then I realized later what it was. It was the rhythmic beeping of the scanning of my groceries. Sounded a lot like the rhythmic beeping of the monitors in the hospital. And I spent months and months in the hospital with Cameron, helpless to do anything for him. And it was the beeping that triggered me. And that moment where he leaned into me, which grounded me so I could get through that trigger, again, is something I could not have trained him to do. He'll be right by my side. Or he'll go and he'll get his toy and force me to play with it. And that pops me out of my mood. Whatever, he can pop me out of it, unlike any person. He's always with me. He doesn't stay out for long. He comes back intermittently. He may acknowledge the person, but he doesn't focus on them. That's his attitude. When I'm working, I'm working. When he's home, he's free to be a dog. Completely different dog. No less sweet, no less fun, and his personality is the same, but his energy is completely different. What if I don't give it to you? That allows love to flow freely, like a leaf in a stream. You're trying to tell me something. Do you want to go outside? It's a sense of joy versus a feeling of joy. In that, Stanley is also exuberantly joyful as a being. I mean, he's the epitome of joy. I love you. I love you. Did you ever say I love you?
Each individual matters. Each person, their time here in the physical matters profoundly. Don't you ever let me go. कैसी दुनिया कराची वाले, कोई किसी का नहीं बनता इधर। मैंने तो छोड़ दिया, मैं उसके साथ नहीं रहता। मेरे साथ एक दफा उसने किया गलत काम। मुझे घर वाले मारते थे, जरा जरा बात पे। बहुत से लोग अपना बोझ समझ के भी औलाद को बाहर फेंक देते हैं। लगा दम मीठा गम दुनिया का मश करें। जब कौरमे, बिरयानी, चिकन टिक्का, निहारी और जब आपको बारबेक्यू रोड पे फ्री मिलेगा तो घर की दाल रोटी किसको अच्छी लगेगी? ये है मच्छर कॉलोनी। यही बसेरा है इनमें से कई बदनसीबों का, जिनकी असल रंगत इसी गर्दो गुबार और इसी गंदगी में कहीं दब चुकी है। ये नशे की लत इन्हें कहीं का नहीं छोड़ती। सिगरेट पीऊंगा, दिमाग गुम हो जाएगा, जो पंगा लेगा वो मर जाएगा। जिंदगी का मजा तो नशे पे। समन बॉन्डी लड़के को ना ज्यादातर कोई पकड़ता ही नहीं, बोलते आगे मरा हुआ है, कौन पकड़। जो पाउडर पीता है ना, जो संगाड़ी लगाता है नाक के जरिए, तो उसके यहाँ पे कीड़े पैदा हो जाते हैं। अगर उसको ना मिले तो वो कीड़े उसको काटते हैं अंदर अंदर। अवाम को तो यही पता होगा ये पुलिस वाले हैं, सफाई मुआई करा के छोड़ देंगे, लेकिन अवाम को ये तो नहीं ना पता होता कि इसके साथ गंदे काम करने के लिए लेके जा रही। लोग मुल्क की लोग हिफाजत करते हैं, पुलिस वाले मुल्क की रहे। ईसा नगरी में एक रात के लिए कमरा बुकिंग होता है। गंदी फिल्में देखते हैं, बड़े बड़े लड़के और बीच में छोटे छोटे बच्चे होते हैं। एक बात बोलूं, जो घर से बाहर निकले ना बंदा, वो 1 लाख रुपया भी एक दिन का कमाए ना, तो उसके लिए 1 रुपया है।
ठीक है, देखो आपको भी पता चल जाएगा कैसे हो। जो कि प्रोजेक्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, इनके इंटरेस्ट शायद बच्चे नहीं है। जो इसी पे काम करने वाले हैं, शायद वो खुद 80 गज के मकान से बेंगलोर में शिफ्ट हो गए, लेकिन उन बच्चों की हालत वहीं की वहीं है। मेरे पहले बहुत सपने थे। नहीं, ख्वाब तो नहीं कभी आया। ख्वाब आते नहीं कि देखें क्या। क्या फुटपाथ के इन फूलों को जीने का कोई हक नहीं? क्या इनकी आंखें ख्वाब देखती नहीं? इस दुनिया में अभी इतना अंधेरा तो नहीं जो मोमबत्ती की एक लौ को भी गुल कर सके। Hello and welcome. You're watching Asia One News and I'm Nazia Mahmood. Iran declares its missile program is a red line and non-negotiable. These were the latest headlines. Details are available on asiaone.news. As investigations continue into the deadly Bondi Beach attack, U.S. forces have killed 14 people. Benin's president says loyal forces has crushed a rogue military faction. And what about Thailand and Cambodia's military capabilities? How can that be compared, Dave? Well, Cambodia has said that it will carry out a fierce fight against Thailand. But long-term, Cambodia's military is no match for Thailand's. World Health Organization warns that Gaza's Al-Aqsa hospital is operating at more than 3 times its capacity. A sweeping new report from J.P. Morgan Chase has claimed United States still leads the global AI race, and Turkey became a safe haven for a baby gorilla. Zayton's journey from a cramped cargo box to a safe, growing young gorilla. How is Washington citing bypassing Congress authority? Well, that's right. And they spoke about this, Donald Trump and the other members. Speaking of Panama, Iraq, I assume this is first non-surgical arrest of its nature. Well, that's right. Panama, back in 1989, that operation that lasted several weeks to capture the then president of the country. This was a much more surgical approach, an assault that happened very, very quickly. But it seems these protests are concentrated on the western borders mostly. Of course, it's concentrated on along the western borders because the provinces of Ilam, Kermanshah, and even Tabriz, those cities and provinces are located on the western borders. Pakistan's foreign ministry says Deputy Prime Minister and Foreign Minister Isaaq Dar has held a phone call with his Saudi counterpart. Understand that China does leave in boots on the ground. Now, is this just a diplomatic rhetoric, or will China take some concrete steps? It's a good question. I think Chinese foreign policy analysts would probably tell you that the U.S. is not in a rush because they're in a comfortable position, but Iran is against the wall and the protesters may come back. What about Iran's internal dynamics, contingency planning, the security at the borders? Problem in Iran, and the question that is being asked, is if we are to see a change of direction in the policy that is being carried out. And as well, an acting president, Delcy Rodriguez, has met with China's ambassador to Caracas. U.S. President Donald Trump is threatening to deploy the military at home as protests intensify in Minnesota. So, Ross, what message does the Board of Peace want today's global leaders to hear most urgently? Board of Peace potentially trying to work on resolving other global conflicts. U.S. scientists are tracking monarch butterflies in real time. Has White House clarified whether this is a deterrent or, let's say, a preparation for action? I think that is the question. Mitch, you're saying it's not yet confirmed if it was assessed as surveillance or provocation.
Yeah, that's right at this stage. The US hasn't revealed or hasn't given any information as to that. Could this incident or a separate incident like you've mentioned complicate the coming talks between US and Iran on Friday in Turkey? I think it's a very good question. I think it's very possible that could be the case. It's certainly not a good look and not a good start for these negotiations. So who do you think holds the power, Haqqanis or Kandahar, and how does it impact, Mr. Shirazi, the governance and especially security operations in Afghanistan? Well, there are two kinds of powers now. One is the ideological power, which most of the Taliban fighters and groups show their allegiance to the supreme leader in Kandahar. Does this raise the risk of civil war or a regional spillover? It's a very serious issue because, again, if Afghanistan becomes volatile, it would be threatening the regional security as well as the international security also. In China, 36-year-old Li Xia, who lives with Duchenne muscular dystrophy, operates a high-tech celery farm from his bed. And the political pushback that the Democrats are putting up and also the response coming from the Trump administration. Now, are we expecting an independent review or a federal inquiry? Well, there's certainly going to be a federal investigation into all of that, headed up by the FBI. It's unclear at this stage if there will be anything independent, separate of that. But like you say, it really comes down to there being a need for an independent investigation to try and work all of this out. Japanese Prime Minister Sanai Takaichi and South Korean President Lee Jae-myung play drums. Do you think Russia is open to a ceasefire following the referendum? Well, at this stage, the Russian administration is saying that ceasefire, that Ukraine is asking to be implemented to conduct a referendum or elections, is something that is going to give Ukraine a chance to respite, regroup, rearm and remobilize. The search for Malaysia Airlines flight MH370 has been set to resume on Tuesday. A 42-foot Christmas tree lights up Pakistan's Lahore. US President Trump has moved to widen a travel ban, announcing new restrictions on the travelers from 7 additional countries. Pakistan, during their Foreign Office briefing, has asked India to explain sudden changes in the Chenab River flow. This has not been the first time. Well, there's a pattern in the military leadership, the civilian leadership. US and Ukrainian officials will continue discussions on Saturday in Florida. Outside Washington, shoppers browse handmade ornaments. UNICEF has warned of a deepening humanitarian emergency in Gaza, where severe malnutrition among pregnant and breastfeeding women is now putting newborns at immediate risk. And we are going to speak of cricket, a very important match that is to be held. I'm Naziha Mahmood. Thanks for watching. You cannot understand the Middle East, you cannot understand the Russia-China-American triangle, you cannot understand the future of nuclear diplomacy unless you understand the civilization, its grievances, its depth, its pride, and its absolute certainty rooted in Zoroastrian fire and Shia faith. Iran is not a simple story. It is not simply a terror state, as some of the Western narratives insist. It is not simply a victim of Western imperialism, as some Eastern narratives suggest. It is a 2,500-year-old civilization carrying the weight of Zoroastrian philosophy, Persian poetry, Shia theology, colonial trauma, revolutionary idealism, and geopolitical pressure all simultaneously. The world is at an inflection point. And at the center of it all, a nation that was once the richest empire on earth, that gave humanity its first charter of human rights, that produced Rumi, Hafiz, Avicenna, has now decided, for better or worse, that it will write its own future on its own terms. If it changed you even slightly how you see Iran, do share it with one person who needs to hear the complete story, because the world makes more sense when you actually understand where things are coming from.
सब जख्म भर जाएंगे, थोड़ा वक्त लगेगा। ये दिन भी टल जाएंगे, थोड़ा वक्त लगेगा। सब आंसू धुल जाएंगे, थोड़ा वक्त लगेगा। दुश्मन भी हिल जाएंगे, थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा। من آنم که من میدانم. कोई कुछ भी कहे, मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ। बाकी थोड़ा